सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। वो ये है कि आज के समय में जो ईवीएम है, ये एक प्रतिक्रांति का हथियार के रूप में है। अब ईवीएम के ऊपर तो आपने बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर देखे होंगे। जो बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वामन मेश्राम जी, वो ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा ये पार्ट 2 चला रहे हैं और पूरे भारत में इसको चलाने का पूरा प्लानिंग बनाया गया है ताकि लोगों को ईवीएम से जागरूक किया जाए। लेकिन आज जो है, मैं इस ईवीएम के मुद्दे को थोड़ा दूसरे पर्सपेक्टिव से बताना चाहूँगा। वो ये है कि आज के समय में ईवीएम एक प्रतिक्रांति के हथियार के रूप में अगर काम में आ रही है, प्रतिक्रांति में महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है, तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना होगा। और वो ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर अपने क्रांति प्रतिक्रांति इस किताब में कहते हैं कि जो भारत में मौर्य साम्राज्य था, ये मौर्य साम्राज्य लोकतांत्रिक था और लोगों के विकास, उन्नति और उनके सुख दुख को ध्यान में रखते हुए मौर्य साम्राज्य अपना राजपाट चला रहा था। तो इस मौर्य साम्राज्य के विरोध में पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने मौर्य साम्राज्य के बृहद्रथ बुद्धिस्ट राजा की धोखे से हत्या कर दी। तो धोखे से हत्या करके फिर सत्ता पर कब्जा किया। तो ब्राह्मणों का पहले से ही ये हमेशा कोशिश रहती है कि उन्हें एब्सोल्यूट पावर मिले, वो सत्ता में हमेशा बने रहे। जब एब्सोल्यूट पावर ब्राह्मणों को मिलता है तो तब वो अपने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और मनुस्मृति के अनुसार काम करने में वो सफल होते हैं, अपना वर्चस्व बनाए रखने में सफल होते हैं। तो ये काम इतिहास में पुष्यमित्र शुंग ने किया था, जिसे बाबा साहब आम्बेडकर ने एक युगांतकारी घटना कहा या प्रतिक्रांति कहा। तो ये पुष्यमित्र शुंग ने उस समय इस प्रतिक्रांति को किया था और वहां से फिर जो बहुजन समाज के विकास, उन्नति और उनके अधिकारों से जुड़ा हुआ जो धम्म था, उस धम्म की अवनति शुरू हुई और ब्राह्मणवाद मजबूत होते गया। तो वो जो प्रतिक्रांति उस समय पुष्यमित्र शुंग की तलवार से हुई थी, उस प्रतिक्रांति के कारण पहली सदी में ये काम हुआ और वहां से लेकर अभी तक हम लोग जो है प्रतिक्रांति के दौर में जी रहे थे। जब आधुनिक भारत में अंग्रेज इस देश में आए और हमारे लोगों को मौका मिला, तो हमारे लोगों ने इस गणतांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के निर्माण के लिए लगातार संघर्ष किया, ज्योतिराव फुले से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर तक। और बाबा साहब अम्बेडकर ने फिर फाइनली संविधान लिखकर बहुजन समाज को राजा बनने के अधिकार दिए, सत्ता हासिल करने तक पहुंचाने के अधिकार संविधान में दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अब ये जो लोकतांत्रिक जो संविधान है, इस लोकतांत्रिक संविधान की वजह से ब्राह्मणों का वर्चस्व को चुनौती मिली। तो वो फिर से इस लोकतांत्रिक संविधान को समाप्त करने के लिए उनको एब्सोल्यूट पावर उनके पास होना जरूरी था। जिस तरह उस समय मौर्य साम्राज्य लोकतांत्रिक था, लोगों के उन्नति विकास के लिए काम करता था, लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए काम करता था और बहुजन समाज के जो आम जनता थी, उस आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए काम करता था। और ये हित करने के सिद्धांत उन्हें बुद्धिज्म से मिले थे। तो एक तरीके से मौर्य साम्राज्य लोकतांत्रिक गणराज्य था। तो उस लोकतांत्रिक गणराज्य में ब्राह्मणों का वर्चस्व समाप्त होने के कारण प्रतिक्रांति की। उसी प्रकार आधुनिक भारत में हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया, उसके बदौलत हमें संविधान मिला जो लोकतांत्रिक गणतांत्रिक है और उसमें जो अधिकार है वो इस देश की आम जनता, बहुजन समाज के लोगों को सत्ता तक पहुंचाने के अधिकार उसमें दिए गए हैं। इससे फिर ब्राह्मणों को खतरा महसूस हुआ। तो ब्राह्मणों ने इस व्यवस्था को, इस संवैधानिक व्यवस्था को समाप्त करने का प्लान बनाया। तो उसके लिए एब्सोल्यूट पावर उनके पास होना जरूरी था और वो एब्सोल्यूट पावर दिलाने का काम आज के तारीख में ईवीएम मशीन कर रही है। जिस प्रकार उस समय पुष्यमित्र शुंग की तलवार ने जो काम किया था, वो काम आज ईवीएम मशीन कर रही है।
तो ईवीएम मशीन यह हम बहुजन समाज के वोटों में छुरा घोंपने का काम कर रही है। बहुजन समाज के जो वोटर्स है उनमें छुरा घोंपने का काम कर रही है ईवीएम मशीन। तो आज के समय में ये प्रतिक्रांति का हथियार है ईवीएम। तो उस समय जो प्रतिक्रांति हुई थी उसके बाद 2000 साल तक हमारे समाज में उन्नति नहीं हो पाई। हमारा समाज जो है शूद्र अछूतों के रूप में पूरी तरह दबा कुचला रहा और संवैधानिक अधिकारों की वजह से जो थोड़ा बहुत ऊपर उठा है, तो आज ईवीएम मशीन वही प्रतिक्रांति करने के लिए तैयार है। अगर हम ईवीएम मशीन को नहीं रोक पाए तो आगे आने वाली हजारों पीढ़ियों तक फिर ब्राह्मणों का ही वर्चस्व रहेगा और उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को वो पूरी तरह नेस्तनाबूद करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर ईवीएम मशीन नहीं रही तो ये प्रतिक्रांति का हथियार है ईवीएम मशीन। इसलिए हम लोगों को ईवीएम मशीन को किसी भी हाल में, हर परिस्थिति में तोड़ना ही होगा। वो ईवीएम मशीन को छोड़ने वाले हैं नहीं, तो हमें तोड़ना ही होगा। हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं छोड़ा उन्होंने। उस प्रतिक्रांति की वजह से हमारी हजारों पीढ़ियां दुखी जीवन जीती रही। उसी तरह आज ईवीएम के कारण आने वाली फिर हजारों पीढ़ियां अपना दुखी जीवन जिएगी। दुख ही दुख इस बहुजन समाज में निर्माण होगा। इस दुख को समाप्त करने के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए ईवीएम को तोड़ना ही होगा। ये पहली बात, ये प्रतिक्रांति का हथियार है। दूसरा, बहुत लोग ये सोचते होंगे कि ईवीएम मशीन तोड़ देंगे तो फिर हमारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसमें मैं सिंपल एक बात कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति वो अमर होके तो नहीं आया। आज नहीं तो कल सबको जाना है, मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है। जब हमको अमर होके आए नहीं है और आज नहीं तो कल हमें जाना है, बल्कि हमें ये भी नहीं पता कि हमें कब जाना है। अभी उड़ीसा में रेल हादसा हुआ, क्या उन लोगों को पता था कि वो अपने घर के लिए जा रहे या काम के लिए जा रहे तो रास्ते में ऐसा हो जाएगा? तो मृत्यु तो निश्चित है। जब मृत्यु निश्चित है तो इस जीवन का सदुपयोग किया जाए। हम अपने आप को मरने से तो रोक नहीं सकते, तो फिर जीवन का सदुपयोग किया जाए। सदुपयोग क्या किया जाए कि इस देश में जो इतनी बड़ी प्रतिक्रांति का ये जो दौर चल रहा है ईवीएम मशीन के माध्यम से, उसको खत्म करने के लिए अपना जीवन लगाना चाहिए। अगर ईवीएम मशीन तोड़ते भी है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मेश्राम साहब अपने भाषण में बता ही रहे हैं, एक बंदे ने तोड़ा तो क्या हुआ? तो ज्यादा होगा क्या? 6 महीने की सजा, 1 साल की सजा, वो भी होगी तो ठीक। तो ये सोच के कि फिर क्या होगा, फिर हमारा क्या होगा? अरे हमारा क्या होगा, आज नहीं तो कल तो मरना ही है ना। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए अपना जीवन दे दो। और उसमें जीवन भी कोई मांगा नहीं जा रहा। कोई ईवीएम मशीन तोड़ने से कोई फांसी पे लटकाने की सजा नहीं है, उसमें समय थोड़ा सा जाएगा। अगर उतना भी अगर हम नहीं कर सके तो फिर तो प्रतिक्रांति होना तय है। और फिर आने वाली हजारों पीढ़ियां जो जिन बच्चों को आपने पैदा करके रखा है वो तो फिर गुलाम होगी और दुखी जीवन जिएगी। तो क्या अपने बच्चों को दुखी जीवन देके जाएंगे? अगर मान लो कि ईवीएम मशीन नहीं तोड़े और उनका एब्सोल्यूट पावर हो गया, तो फिर जीकर क्या करोगे? जीकर ऐसा उखाड़ क्या लोगे? तब भी तो कोई मतलब है नहीं। बिना अधिकारों के जीवित रहने का कोई मतलब है? उसका तो कोई मीनिंग है नहीं। तो उससे अच्छा यह है कि अपनी अधिकारों के लिए, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, जिस ईवीएम ने भारत का लोकतंत्र पूरा तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, उस लोकतंत्र को बचाने के लिए और बहुजन समाज की आने वाली पीढ़ियों का उद्धार करने के लिए ईवीएम को तोड़ा जा सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि मेश्राम साहब इस प्रयास में लगे हुए हैं कि पूरे भारत के 15 लाख सेंटर पे ईवीएम मशीन तोड़ी जाए। होगा क्या कि 15 लाख में से अगर मान लो 1000 सेंटर पे भी ईवीएम मशीन तोड़ी, उससे चुनाव पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मशीन टूट जाएगी, आपको भी कुछ नहीं होगा, छोड़ देंगे, चुनाव पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन 15 लाख सेंटर पे अगर ईवीएम मशीन तोड़ी गई तो चुनाव रद्द करना पड़ेगा। तो चुनाव रद्द करवाना उद्देश्य, चुनाव को रद्द करवाना पड़ेगा।
इसलिए साथियों हम लोगों को 2024 में हर हाल में, किसी भी हाल में ईवीएम मशीन को तोड़ना नहीं है। हाँ, मेश्राम साहब आदेश करेंगे तब तोड़ेंगे। अब मेश्राम साहब ने कह के रखा कि जब मैं आदेश करूंगा तब तोड़ेंगे, इसका मतलब है कि 15 लाख सेंटर पे तैयारी हो जाएगी तब वो आदेश करेंगे। इस बात को आप समझना। और ये ईवीएम ये प्रतिक्रांति का हथियार है। अब दोबारा हम लोग प्रतिक्रांति नहीं होने देंगे। उस समय पुष्यमित्र शुंग ने की थी, लेकिन दोबारा अब हम इनको मौका नहीं देंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बात कहना चाहता था। सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मुनि।